नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जिला पार्षद के चुनाव में सीपीआई व राजद समर्थित उम्मीदवारों ने मारी बाजी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कन्हैया कुमार ने एंट्री के साथ चिराग तेजस्वी के साथ आने पर बयान दे छेड़ी बिहार में नई सियासी चर्चा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुजफ्फरपुर में हंगामा के बाद लाठीचार्ज, जमुई में मनरेगा मजदूर बनी मुखिया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। जिला पार्षद के चुनाव में सीपीआई व राजद समर्थित उम्मीदवारों ने मारी बाजी। जी हां दोस्तों, प्रखंड क्षेत्र में जिला पार्षद के हुए चुनाव में सीपीआई व राजद समर्थित उम्मीदवारों ने बाजी मारी। वहीं एनडीए समर्थित उम्मीदवारों का सुपड़ा साफ हो गया। यही नहीं, वे चुनाव में कहीं से टक्कर में भी नहीं दिखे। यूं तो पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं लड़ा जा रहा था, लेकिन राजनीतिक दल अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए दलीय समर्थित उम्मीदवार मैदान में खड़ा किए। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 में भाकपा के दिग्गज व पूर्व जिला पार्षद रामप्रकाश पासवान ने लोजपा समर्थित उम्मीदवार अनिल पासवान को 291 मतों के अंतर से हराया। भाजपा मंडल अध्यक्ष व निवर्तमान जिला पार्षद पंकज कुमार चौथे स्थान पर खिसक गए। बाजार समिति में मतगणना के क्रम में अपनी हार के रुझान को देखते हुए रिजल्ट घोषित होने से पहले ही मतगणना हॉल से निकल गए। वहीं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 5 में राजद समर्थित उम्मीदवार दिनेश चौरसिया ने कांग्रेस समर्थित निवर्तमान जिला पार्षद रामस्वात साह को 2700 से अधिक मतों से पराजित किया। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी निरंजन कुमार रंजन 5वें स्थान पर रहे। वहीं जदयू प्रखंड अध्यक्ष सुंदेश्वर प्रसाद सिंह चौथे स्थान पर रहे। कन्हैया कुमार ने एंट्री के साथ चिराग तेजस्वी के साथ आने पर बयान दे छेड़ी बिहार में नई सियासी चर्चा। जी हां दोस्तों, हाल ही में सीपीआई का साथ छोड़कर कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। नई दिल्ली में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से बीजेपी के गिरिराज सिंह को चुनौती देने वाले कन्हैया के कांग्रेस में आने पर बीजेपी ने सवाल उठाया कि अब महागठबंधन का नेता कौन है। सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव या कन्हैया कुमार। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कन्हैया ने बिहार में नई राजनीतिक चर्चा छेड़ दी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर जनता चाहेगी तो तीनों साथ दिख सकते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और कन्हैया क्या एक साथ होंगे? इस सवाल के जवाब में कन्हैया ने कहा कि हम एकता की बात करते हैं, समीकरण क्या बन रहा है यह तो जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि अगर जनता चाहती है कि बिहार के नौजवान एक साथ आकर काम करें तो स्वाभाविक रूप से उसका सम्मान करेंगे। बीजेपी और संघ के खिलाफ बोलना और नीतीश के खिलाफ न बयान देने पर कन्हैया ने कहा कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होकर क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बचाने का मतलब है कि देश की बहुदलीय व्यवस्था को बचाना। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है। नरेंद्र मोदी विपक्ष को ही खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं होगा। लोकतंत्र में विपक्ष का होना जरूरी है। कन्हैया ने कहा कि एक पार्टी एक नेता के सिद्धांत पर चलने वाले देश के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और संघ की मानसिकता से लड़ने की जरूरत है। कन्हैया ने कहा कि मुझे सोचने, समझने और लड़ने का जज्बा सीपीआई से ही मिला है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मुजफ्फरपुर में हंगामा के बाद लाठीचार्ज, जमुई में मनरेगा मजदूर बनी मुखिया। जी हां दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना के दौरान जमुई में एक मनरेगा मजदूर ने मुखिया का चुनाव जीता है। छिटपुट हिंसा के बीच मतगणना कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रही है। मतगणना के दौरान मुजफ्फरपुर व समस्तीपुर में कानून व्यवस्था भंग हो देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मधेपुरा में भी पुलिस ने बल प्रयोग किया। इस बीच पहले दिन की मतगणना के दौरान परिणाम भी लगातार आते गए। दूसरे चरण की मतगणना में 21,131 पदों के लिए मैदान में कूदे 71,467 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, सरपंच व पंच के 6 पदों की मतगणना यानीवार को भी होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पहले से नाराज जाट, अब गुर्जर और राजपूत आमने सामने, कैसे संभालेंगे योगी? जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। यानी चुनाव के लिए सिर्फ 4 महीने बचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सामने अब दुविधा ये है कि वो नाराज चल रहे जाट, गुर्जर और राजपूत वोटरों के बीच बैलेंस कैसे बनाए रखे। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन में जाट बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इनमें हरियाणा और राजस्थान के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट किसान भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। किसानों का आंदोलन सिर्फ दिल्ली की सरहदों पर प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि किसान संगठनों के लोग, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के जाट नेता राकेश टिकैत भी शामिल हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में घूम घूम कर केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं और कृषि कानूनों के खिलाफ समर्थन जुटा रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता इसलिए भी है क्योंकि समाजवादी पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत आधार रखने वाली पार्टी राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन हो सकता है। ये गठबंधन कितना प्रभावी होगा ये तो चुनाव बाद ही तय होगा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इससे भाजपा की परेशानी जरूर बढ़ेगी। विश्लेषक मानते हैं कि 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के बाद जाटों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 20 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां जाटों की आबादी 14% के आसपास है और इसलिए इन क्षेत्रों में उनका वोट भी बहुत मायने रखता है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSTS की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 में हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 77% जाटों का वोट मिला था, जो 2019 के लोकसभा के चुनावों में बढ़कर 91% हो गया। विश्लेषक कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 110 सीटों में से लगभग 90 ऐसी सीटें हैं जहां जाटों के वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद जाटों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की बड़ी आबादी के बीच दरार पड़ गई थी, लेकिन मुजफ्फरनगर के सिसौली में किसानों की महापंचायत में जाट और मुसलमान एक साथ आए और दोनों समुदायों ने अपनी अपनी गलतियों को मानकर उन्हें सुधारने का संकल्प भी लिया। महापंचायत के मंच से जाट किसान नेताओं ने चौधरी अजीत सिंह का समर्थन नहीं करने के लिए खेद भी जताया। इस महापंचायत के बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति ने करवट ले ली और भाजपा की चिंताएं बढ़ा दी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के दिग्गज नेता समेत कई ने सपा का दामन थामा। अखिलेश यादव बोले, जनता भाजपा को हराने के लिए तैयार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। ऐसे में दलीय आस्थाएं भी बदल रही हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को कई दलों और नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बुंदेलखंड के कांग्रेस प्रभारी व पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी ने सपा का दामन थाम लिया है। इसके अलावा पूर्व विधायक उरई विनोद चतुर्वेदी ने भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सपा में शामिल हुए। के दिग्गज नेता जालौन के 2 बार विधायक पूर्वजों से कांग्रेसी रहे विनोद चतुर्वेदी ने पार्टी छोड़कर अखिलेश यादव की उपस्थिति में पार्टी से लखनऊ कार्यालय पर सपा का दामन थाम लिया है। बुंदेलखंड के कांग्रेस प्रभारी पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी भी अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। किन्नर महासभा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और जन परिवर्तन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP धंगर ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रभाव उत्तर प्रदेश के सोनभद्र आदि इलाकों में रहने वाले आदिवासी समाज पर है। इसके अलावा कई पूर्व विधायक सहित कुछ अन्य लोग भी शुक्रवार को अखिलेश यादव के समक्ष समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। महोबा से पूर्व प्रदेश महासचिव मनोज तिवारी, पूर्व विधायक उरई विनोद चतुर्वेदी और सहारनपुर से कई पार्षदों ने बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इनके अलावा सहारनपुर से प्रदीप वर्मा, गुजर, बुंदेलखंड के कांग्रेस प्रभारी व पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी और जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा भाजपा हरदोई अरुण कुमार मौर्य और बलरामपुर से पूर्व सांसद रिजवान जहीर और उनकी बेटी ज़ैबा रिजवान ने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव सिर्फ समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं है, यह पूरे देश की लड़ाई है। यह देश और संविधान बचाने की लड़ाई है। जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है उसे न किसान का भला है और न व्यापारी और नौजवानों का। उन्होंने कहा कि जितना झूठ भाजपा बोलती है उतना कोई नहीं बोल सकता है। सभी को पता है कि देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है, लेकिन भाजपा को इस बात की जानकारी ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने CM नीतीश कुमार पर कसा तंज, बोले नीचे से टॉप करने पर बिहार सरकार को बधाई। जी हां दोस्तों, बिहार की सियासत में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार एक्टिव रहते हैं। नेता प्रतिपक्ष बिहार सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। जातीय जनगणना का मुद्दा हो या फिर बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की, तेजस्वी यादव दोनों मुद्दों को लेकर मुखर हैं। इस बीच अब तेजस्वी को एक और मुद्दा हाथ लग गया है। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को ट्वीट कर फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए बिहार सरकार को बधाई दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को एक बार फिर से बिहार सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर नीतीश सरकार पर कटाक्ष किया है। तेजस्वी ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक ग्राफिक्स ट्वीट किया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है, नीचे से नंबर 1 आने पर बिहार सरकार को बधाई। तेजस्वी ने इस ट्वीट के जरिए डबल इंजन की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने लिखा है कि सूबे में 40 में से 39 सांसद NDA के होने के बाद भी बिहार के जिलों में सबसे कम बेड हैं। यहाँ 1 लाख की आबादी पर केवल 6 बेड की ही व्यवस्था है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर लगातार हमलावर हैं। जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार के स्टैंड के बाद उन्होंने इसे पार्टी का मुद्दा बना लिया। इसको लेकर विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए चिट्ठी भी लिखी थी। किसानों की समस्या को लेकर उनकी तरफ से CM नीतीश कुमार को पत्र भी लिखा गया था और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सर्वदलीय नेताओं की PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात की मांग की थी।
चलते हैं अगली खबर की तरफ। कुशवाहा ने किया साफ, अब इस चुनाव में भाजपा से इतनी सीटें चाहती है जेडीयू, बात न बनने पर उठाएंगे ये कदम। जी हाँ दोस्तों, जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया कर्मियों से बात करते वक्त ये स्पष्ट कर दिया है कि यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी के साथ तालमेल करने को लेकर जदयू की बातचीत चल रही है। जदयू को यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन में कितनी 20 सीटों पर चुनाव लड़ना इच्छा रखती है, यह खुलासा उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने बताया है कि उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी दर्जा हासिल कर ले, इसलिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इस स्थिति में जदयू का प्रयास होगा कि यूपी में उसके 13 प्रत्याशी चुनाव जीत जाएं, क्योंकि यूपी में जदयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले, इसके लिए 13 प्रत्याशियों का जीतना आवश्यक है। इससे पता चलता है कि जदयू इन सीटों से अधिक सीटों पर ही चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोकेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि यदि गठबंधन नहीं हुआ तो यूपी में जदयू अकेले चुनाव मैदान में जाएगी। कुशवाहा ने कहा कि अभी गठबंधन को लेकर बातचीत होनी शेष है, निर्णय का इंतजार है, फिर जदयू हर स्थिति के लिए तैयार है। कुशवाहा का मानते हैं कि भाजपा से जदयू का गठबंधन हो गया तो हमारे प्रत्याशियों की जीतने की संभावना प्रबल हो जाएंगी। साथ ही कहा कि यूपी में भाजपा को भी हमारे साथ गठबंधन का लाभ भी मिलेगा। कुशवाहा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब कांग्रेस की देश में ऐसी स्थिति नहीं है कि वो बीजेपी को टक्कर दे पाए। भविष्य में जो भी चुनाव होंगे उसमें एनडीए जीत हासिल करेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चाहे कांग्रेस कन्हैया कुमार को पार्टी में ले या किसी और को, वो अपना कुनबा ही संभाल पा रही है तो बीजेपी से कैसे टक्कर लेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022 चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रियंका, हफ्ते में 5 दिन रहेंगी लखनऊ, चुनावी तैयारियों पर रहेगी नजर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी में कांग्रेस इस बार पूरी ताकत झोंक रही है। कार्यकर्ता से लेकर दिग्गज नेता तक सभी चुनावी तैयारियों में पूरी तरह से जुट गए हैं। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी अब फैसला लिया है कि वो हफ्ते में 5 दिन लखनऊ में ही रहकर चुनावी तैयारियों पर नजर रखेंगी। प्रियंका सोमवार से शुक्रवार तक लखनऊ में ही रहेंगी। प्रियंका ने खुद इस बात के संकेत गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में सलाहकार समिति की बैठक में दिए हैं। दरअसल प्रियंका ने गुरुवार को प्रदेश इलेक्शन कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी के साथ बैठक की थी। इस बैठक का मकसद चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करना था। बैठकों में तय किया गया है कि विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची दीपावली के आसपास जारी कर दी जाए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यह भी तय किया गया कि चुनावी रैलियों का आगाज वाराणसी से किया जाएगा। 10 अक्टूबर को वहां की रैली में प्रियंका कांग्रेस के चुनावी प्रतिज्ञा का ऐलान करेगी। प्रदेश भर में कांग्रेस 17 अक्टूबर से प्रतिज्ञा यात्रा का शुरू करने जा रही है। पूरे प्रदेश में 4 प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएंगी। हर यात्रा के पहले प्रियंका की एक रैली होगी। ये यात्राएं तकरीबन 1 महीने चलेंगी और इसका समापन लखनऊ में एक महारैली के साथ किया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है यह रैली 19 नवंबर को हो सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। धान की सरकारी खरीद की तिथि को टालकर मोदी सरकार ने किया किसानों पर वज्रपात। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी व खट्टर सरकारों का किसान विरोधी, क्रूर व निर्दयी चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया है। आए दिन नए नए षड्यंत्रकारी मंसूबों से किसान के पेट पर लात मारना अब मोदी खट्टर दुष्यंत चौटाला सरकारों की फितरत बन गई है। उन्होंने हरियाणा में धान की सरकारी खरीद 25 सितंबर से शुरू होनी थी। इस बारे सरकारी पत्र भी जारी कर दिया गया। लाखों क्विंटल धान 20 सितंबर से ही मंडियों में आना शुरू हो गया। 11 दिन बीत जाने के बाद भी एक फूटी कौड़ी धान की एमएसपी पर सरकारी खरीद नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अन्नदाता किसान पर वज्रपात करते हुए मोदी सरकार ने 30 सितंबर 2021 को एमएसपी पर धान की सरकारी खरीद की तिथि को टालकर अब 11 अक्टूबर 2021 कर दिया है। हरियाणा की मंडियों में 20 लाख क्विंटल से अधिक धान खुले में पड़ा है। उदाहरण के तौर पर जिला अंबाला की मंडियों में लगभग 4.50 लाख क्विंटल धान, जिला कुरुक्षेत्र की मंडियों में लगभग 5.50 लाख क्विंटल धान, जिला यमुनानगर की मंडियों में लगभग 2.25 क्विंटल धान, जिला कैथल की मंडियों में लगभग 2 लाख क्विंटल धान व जिला करनाल की मंडियों में लगभग 1.75 लाख क्विंटल धान की आवक हो चुकी है। हजारों किसान सरकार की ओर टकटकी बांधे देख रहे तथा एमएसपी पर खरीद की आस में बैठे हैं। हरियाणा और देश का अन्नदाता अब कहां जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। डिप्टी सीएम का विरोध करने पहुंचे किसानों पर पुलिस ने किया वाटर कैनन का प्रयोग, स्थिति तनावपूर्ण। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर नेताओं का विरोध किसानों द्वारा लगातार जारी है। आज झज्जर पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। इस दौरान स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। हाथों में काले झंडे लेकर विरोध दर्ज करवाने पहुंचे किसानों को भारी पुलिस बल ने रोका। बताया जा रहा है कि 150 से ज्यादा किसान कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूरी पर मौजूद थे। पुलिस ने किसानों पर हल्का वाटर कैनन का प्रयोग भी किया।